वीडियो में हमने प्रश्न के बारे में यानी कि नर जनन तंत्र स्टार्ट कर दिया था, उसका पार्ट 1 हम पढ़ा चुके हैं। आज हम पढ़ाएंगे पार्ट 2। ठीक है, तो आज हम पढ़ाएंगे शुक्र जनन की संरचना। क्या पढ़ाएंगे? शुक्र जनन नलिका की संरचना। देखते हैं शुक्र जनन नलिका क्या चीज होती है। यानी कि शुक्र जनन नलिका की संरचना। मैंने बताया था प्रश्न में कितनी पालियां होती है? 250। प्रत्येक पाली में कितने शुक्र जनन कोशिकाएं होती है? प्रत्येक पाली में कुंडलित कोशिका पाई जाती है। कितनी कोशिका पाई जाती है? 2 या 3 कुंडलित कोशिकाएं पाई जाती है और कुंडलित कोशिकाओं को क्या कहते हैं? शुक्र जनन कोशिका। और एक प्रश्न में 750 क्या पाई जाती है? शुक्र जनन कोशिका। क्या पाई जाती है? शुक्र जनन कोशिका पाई है, शुक्र जनन कोशिका पाई जाती है। ठीक है, ये क्या होती है? वृषण के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। क्या होती है? वृषण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इसके साथ साथ इसके बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? इसके बाहरी आवरण को जौना प्रोपिया बोलते हैं। सॉरी, ट्यूना का प्रोपिया ठीक है, ट्यूनिका प्रोपिया बोलते हैं। ट्यूनिका प्रोपिया के नीचे एक कोशिका पाई जाती है, उस कोशिका को बोलते हैं जनन उपकला। क्या बोलते हैं? जनन उपकला। जनन को उपकला के निम्न 2 पार्ट होते हैं। एक होता है नरजर्म कोशिका, एक होता है नरजर्म कोशिका और एक होता है आपका नरजर्म सर्टोली कोशिका। क्या होती है? सर्टोली कोशिका। क्या होती है? सर्टोली कोशिका। ठीक है भाई, यानी कि ये आगे चल के 2 भागों में बटेगी। कौन बटेगी? जनन उपकला। यानी कि जनन कोशिका ट्यूनिका प्रोपिया के नीचे एक कोशिका पाई जाती है, इसे क्या कहते हैं? जनन उपकला। जनन उपकला के 2 पार्ट होते हैं, नरजर्म कोशिका और सर्टोली कोशिका। नरजर्म कोशिका किसे कहेंगे? नरजर्म कोशिका। नरजर्म कोशिका यानी कि ये क्या करती है? ये लगभग गोलाकार संरचना होती है और इसमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन होगा और इससे क्या बनेंगे? शुक्राणु। शुक्राणु बनेंगे। क्या बनेंगे? शुक्राणु बनते हैं भाई। और इन्हें क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। क्या कहते हैं इन्हें? स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद सर्टोली कोशिका क्या चीज है? यानी दूसरा पार्ट हो जाएगा सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका क्या करती है? ये अनियमित आकार की कुंडलित संरचना होती है। अनियमित आकार की कुंडलित संरचना होती है। ठीक है, और ये परिपक्व शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। क्या करती है? परिपक्व है शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। और दोनों ही इंपॉर्टेंट है, नरजर्म कोशिका और सर्टोली को, दोनों के कार्य पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी नरजर्म कोशिका क्या है और सर्टोली कोशिका क्या है। ठीक है, और जनन उपकला क्या चीज है? जनन उपकला कहाँ पाई जाती है? ये तीनों ही फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, नरजर्म कोशिका, सर्टोली कोशिका। तो देखते हैं भाई, शुक्र जनन कोशिका यानी शुक्र जनन का शुक्र जनन नलिका वृषण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, जिसे क्या कहते हैं? शुक्र जनन कोशिका। ठीक है, प्रत्येक वृषण में लगभग प्रत्येक वृषण में 750 शुक्र जनन कोशिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? 750। एक वृषण की बात हो रही है क्योंकि प्रत्येक एक वृषण में कितनी पाली होती है? 250 पाली होती है। और प्रत्येक पाली में कितनी कोशिकाएं होती है? 2 से 3। मिनिमम कितनी हो जाएंगी? मैक्सिमम 3। तो 250 इंटू 3 कितने हो जाएंगे भाई? 750 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? ठीक है भाई,
तो प्रत्येक वृषण में कितनी शुक्राणु कोशिका पाई जाती है? 250। ठीक है, इसके सबसे भारी आवरण को सबसे भारी आवरण को सबसे भारी आवरण को ट्यूनिका ट्यूनिका प्रोपिया तथा सबसे भारी आवरण को ट्यूनिका प्रोपिया कहते हैं ट्यूनिका ट्यूनिका प्रोपिया के नीचे एक कोशिका पाई जाती है, एक कोशिका पाई जाती है, एक कोशिका पाई जाती है जिसे जिसे जनन उपकला कहते हैं, जिसे जनन उपकला कहते हैं। जनन उपकला के निम्न दो भाग होते हैं, जनन उपकला के निम्न दो भाग होते हैं। तो कितने भाग होते हैं? 2। यानी कि शुक्राणु का वृषण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। प्रत्येक वृषण में 750 क्या पाई जाती है? शुक्राणु कोशिका। और सबसे भारी आवरण को क्या कहते हैं? ट्यूनिका प्रोपिया। ट्यूनिका प्रोपिया के नीचे कोशिका पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? जनन उपकला। जनन उपकला के निम्न दो भाग होते हैं। तो पहला भाग होता है नर जर्म कोशिका। क्या होता है? पहला भाग नर जर्म कोशिका और दूसरी होती है सर्टोली कोशिका। ठीक है भाई, तो देखें नरजर्म कोशिका, 1 नंबर हेडिंग, नरजर्म कोशिका क्या है? नरजर्म कोशिका यह लगभग गोलाकार संरचना होती है। यह लगभग गोलाकार क्या होती है? संरचना होती है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणुओं का निर्माण होता है। क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। क्या होता है? शुक्राणु। इनको इस संरचना को इसे इसे स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। इसे स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। ठीक है भाई, यानी कि ये क्या कार्य करती है? शुक्राणुओं का निर्माण। क्या होगा? जब शुक्रजनन कोशिका में नरजनन कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो किसका निर्माण होता है? शुक्राणु को। इस संरचना को क्या कहेंगे? स्पर्मेटोगोनिया। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, का दूसरा पार्ट है सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका यह संरचना अनियमित एवं कुंडलित संरचना होती है। यह अनियमित एवं कुंडलित संरचना होती है जो परिपक्व शुक्राणु को पोषण
प्रदान करने का कार्य करती है। क्या करती है? पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। अब इसके बाद हम देखेंगे सर्टोली कोशिका के कार्य। क्या देखेंगे भाई? सर्टोली कोशिका के कार्य। तो सर्टोली कोशिका के कार्य देखेंगे भाई। तो सर्टोली कोशिका का पहला कार्य हो जाएगा, ये क्या करेगी? परिपक्व शुक्राणुओं को पोषण, यानी शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करेगी। पहला, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। क्या करती है? शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो जाएगा इसमें, शुक्राणु के जड़े हुए भाग का पुनः अवशोषण करती है। यानी कि जो भाग झड़ जाता है उसे पुनः रिसाइकलिंग करती है, अवशोषण करती है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा ये एबीपी का निर्माण करती है। अर्थात एंड्रोजन यानी एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन का स्राव करती है जिससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सांद्र बनाती है, यानी कि सांद्रित करती है, सांद्र बनाती है। कौन सा प्रोटीन? एबीपी यानी कि एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, इसके बाद इसका चौथा पॉइंट हो जाएगा यह एएमएफ का निर्माण करती है। एमएफ का निर्माण करती है, अर्थात एंड्रोजन मिलिनन फैक्टर का स्राव करती है जो नर में अंडवाहिनी के विकास को रोकती है। यानी कि ये क्या नहीं करती है? अंडवाहिनी के विकास को रोकने का कार्य करती है ईएमएफ और एबीपी। ठीक है भाई, यानी कि हम क्या पढ़ रहे हैं? शुक्रजनन नलिका पढ़ रहे हैं। शुक्रजनन के दो पार्ट होते हैं, शुक्रजनन के नहीं यानी शुक्रजनन पढ़ रहे हैं। शुक्रजनन क्या चीज है? ये वृषण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक है ये, जिसे क्या कहेंगे? प्रत्येक वृषण में कितने शुक्रजनन कोशिका पाई जाती है? 750 कोशिकाएं पाई जाती है। तो इसके सबसे भारी आवरण को कहेंगे ट्यूनिका प्रोपिया। इसके नीचे ये कोशिका पाई जाती है जिसे कहते हैं जनन। जनन उपकला के दो पार्ट होते हैं, एक तो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? नरजन्म कोशिका। एक हो जाएगी आपकी सर्टोली। नरजन्म कोशिका यह है लगभग गोलाकार संरचना होती है। ठीक है, ये लगभग गोलाकार संरचना है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और उससे क्या निर्माण होता है? शुक्राणु। उससे क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका क्या करती है? ये अनियमित एवं कुंडलित आकार की संरचना होती है जो क्या करती है? जो कार्य करती है पोषण प्रदान करने का। ठीक है, इसके बाद इसके कार्य होंगे, यानी शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। दूसरा कार्य हो जाएगा शुक्राणु के जड़े हुए भाग को पुनः अवशोषण करती है। तीसरा कार्य हो जाएगा एबीपी का श्रवण करती है, यानी कि एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन का श्रावण करती है, जो क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या करता है भाई? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या करता है?
यानी कि को सांद्र बनाने का कार्य करता है। इसके बाद ये एएमएफ फैक्टर का निर्माण यानी कि एंड्रोजन मिलिनॉन मिलिनॉन न मिलिनॉन फैक्टर का स्राव करती है, जो नर में अंडवाहिनी के श्रावण को यानी अंडवाहिनी के विकास होने को
ठीक है भाई, अब देखो इस वाले आवरण को बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे इसे, इसे बोलेंगे ट्यूनिका प्रोपिया। ट्यूनिका प्रोपिया। अब इसके अंदर जो आवरण होता है, यानी कि इस वाले आवरण को बोलते हैं हम, जो रेड रेड सा दिख रहा है, इसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलेंगे भाई, इसे बोलेंगे जनन उपकला। अब जो ये गोलाकार संरचना होती है इसे बोलते हैं नरधर्म कोशिका। क्या कहते हैं, नरधर्म। यहाँ में इसी में समसूत्री बेजानों का शुक्राणुओं का निर्माण होगा। ये क्या हो जाएंगी, संरचना हो जाएगी आपकी, इसे कहेंगे शुक्राणु। क्या बोलेंगे, शुक्राणु। ठीक है, इसे बोलेंगे अंतराली कोशिका। क्या बोलेंगे, अंतराली कोशिका, यानी कि लीडिंग सेल। क्या बोलते हैं इसे, लीडिंग सेल। लीडिंग सेल किसे कहेंगे भाई, लीडिंग कोशिका। सर्टोली कोशिकाओं के मध्य बना अवकाश क्या कहलाता है, लिंक सेल्स। ठीक है, इस वाली कोशिका और इसे लगभग गोलाकार संरचना होती है, इसे बोलते हैं भाई नरजर्म कोशिका। नरजर्म कोशिका। क्या बोलते हैं, नरजर्म कोशिका। ठीक है, और इसे बोलते हैं सर्टोली कोशिका, यानी कि अनियमित आकार की और कुंडलित संरचना होती है, इसे क्या बोलेंगे, सर्टोली कोशिका। क्या बोलते हैं, सर्टोली कोशिका। ये आपकी संरचना हो जाएगी शुक्र कोशिका की। ठीक है भाई, यानी कि ट्यूनिका प्रोपिया भारी आवरण, उसके नीचे जनन उपकला, लगभग गोलाकार संरचना। जनन उपकला के दो पार्ट होते हैं, सर्टोली यानी नरजन कोशिका, सर्टोली कोशिका। नरजन कोशिका में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा तो क्या बनेंगे, शुक्राणु बनेंगे भाई, शुक्राणु बन रहे हैं। और अंतराली कोशिका कैसे कहें, दो सर्टोली कोशिका, यानी कि सॉरी जो अवकाश बनता है किसके मध्य बनेगा भाई, यानी कि इन कोशिकाओं के मध्य जो अवकाश बनेगा, यानी कि जो अवकाश है उसे बोलेंगे अंतराली कोशिका। और सर्टोली कोशिका कैसे कहेंगे भाई, सर्टोली कोशिका कहेंगे ये अनियमित एवं लंबे कुंडलित आकार की संरचना होती है। और नरजन्म कोशिका कैसे कहेंगे, यानी कि ये लगभग गोलाकार संरचना होती है और इसमें अर्धसूत्री विभाजन से शुक्राणु का निर्माण। सहायक नलिका, यानी कि प्राथमिक जननांग हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद सहायक क्या होते हैं, जननांग। सहायक जननांग तीन भागों से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन से, एक तो सहायक नलिका, एक होती है आपकी सहायक ग्रंथियां, और एक होती है आपका बाह्य जननांग। ठीक है, तो आप पहला दूसरा पार्ट स्टार्ट कर दिया है हमने, इसमें पढ़ेंगे सहायक नलिका। तो सहायक नलिका क्या होंगी, ये निम्न नलिकाओं से मिलकर बना भाग होता है नर जनन तंत्र में, तंत्र निम्न सहायक नलिकाओं से मिलकर बनी संरचना होती है, बनी संरचना होती है, जो किस प्रकार है, निम्न प्रकार। तो इसका पहला भाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, अधिवृषण। क्या हो जाएगा, अधिवृषण। दूसरा पार्ट हो जाएगा इसका शुक्रवाहिनी। क्या हो जाएगा, शुक्रवाहिनी। तीसरा पार्ट हो जाएगा इसका, शुक्रवाहिनी हो गया, अधिवृषण शुक्रवाहिनी। तीसरा पार्ट हो जाएगा स्खलन वाहिनी। क्या हो जाएगा, स्खलन वाहिनी। 4 नंबर हो जाएगा मूत्र जनन मार्ग, मूत्र जनन मार्ग या मूत्र मार्ग। ठीक है, ये हो जाएंगे। अब इसमें हम पढ़ेंगे पहले पार्ट को, इसमें पहले भाग को पढ़ेंगे किसको, अधिवृषण को, यानी कि रेटिटेस्टिस। अधिवृषण को पढ़ेंगे भाई, अधिवृषण पहला पार्ट पढ़ने वाले हम अधिवृषण। अधिवृषण क्या चीज है, अधिवृषण 6 मीटर लंबी कुंडलित संरचना होती है, जो वृषण के पीछे चिपकी हुई संरचना होती है, यानी कि वृषण के कहां पाई जाती है, पीछे चिपकी हुई होती है, इसे क्या कहते हैं, अधिवृषण।
ठीक है भाई, तो देखें फिर अधिवृषण के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? शीर्ष अधिवृषण, मध्य अधिवृषण और पश्च अधिवृषण या फिर अंत अधिवृषण। ठीक है, शीर्ष सबसे अधिक कुंडलित, कम कुंडलित और सबसे कम कुंडलित। ठीक है, इसके बाद इसके कार्य पढ़ेंगे। ये क्या करता है, लगभग 6 महीने तक किसको, शुक्राणु को क्या करे रखता है, एकत्रित करे रखता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं भंडार गृह। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या पाई जाती है, क्रमानुकुंचन गति पाई जाती है। क्रमानुकुंचन गति पाई जाती है, क्या पाई जाती है, क्रमानुकुंचन गति। क्रमानुकुंचन गति क्या करती है, शुक्राणु को कहाँ भेजती है, अधिवृषण से शुक्र वाहिनी की ओर। कहाँ भेजती है, शुक्र वाहिनी की ओर। ये हो जाता है आपका अधिवृषण। ठीक है, तो देखते हैं अधिवृषण के बारे में भाई। तो अधिवृषण यह लगभग 6 मीटर लंबी कुंडलित नलिका होती है, नलिका होती है जो वृषण के पीछे चिपकी रहती है, उसे अधिवृषण कहते हैं, उसे अधिवृषण कहते हैं। ठीक है भाई, अधिवृषण के निम्न 3 प्रकार होते हैं। ठीक है भाई, पहला हो जाएगा, निम्न 3 प्रकार होते हैं। पहला हो जाएगा शीर्ष अधिवृषण, ठीक है, दूसरा हो जाएगा मध्य अधिवृषण और तीसरा हो जाएगा आपका पश्च अधिवृषण या अंत अधिवृषण। ठीक है भाई, या अंत अधिवृषण। अब इसके बारे में भी लिखते हैं थोड़ा सा, तीनों के बारे में लिखते हैं। ये अत्यधिक शीर्ष अधिवृषण क्या होगा, यह अत्यधिक अत्यधिक कुंडलित भाग होता है। ठीक है भाई, यह कम कुंडलित, यह थोड़ा कम कुंडलित, यह थोड़ा कम कुंडलित भाग होता है। ठीक है, इसके बाद आता है, यह थोड़ा कम कुंडलित भाग होता है, यह सबसे कम कुंडलित भाग होता है। ठीक है भाई, ये होते हैं अधिवृषण, यानी कि यह लगभग 6 मीटर लंबी कुंडलित नलिका होती है जो वृषण के पीछे भाग पर चिपकी होती है। ठीक है भाई, यानी कि ऐसा होता है वृषण, ठीक है, और इसके इस प्रकार से चिपकी हुई रहती है, इस प्रकार, इसे बोलते हैं अधिवृषण। ठीक है भाई, अधिवृषण कहेंगे। अधिवृषण के निम्न 3 प्रकार है, एक तो हो जाएगा शीर्ष, मध्य और पश्च। शीर्ष यह अत्यधिक कुंडलित संरचना होती है, और यह के कार्य। तो अधिवृषण के क्या कार्य है, तो अधिवृषण के निम्न कार्य है। इसमें पहला कार्य हो जाएगा अधिवृषण को शुक्राणु का भंडार गृह कहते हैं।
यह शुक्राणु को 1 महीने तक, यह शुक्राणु को 1 महीने तक भंडारित रखता है। ठीक है भाई। इसके बाद यह भाग किरमाणु कुंचन गति करता है, कुंचन गति करता है, गति करता है, जिससे शुक्राणु शुक्रवाहिनी की ओर धकेल दिया जाता है। यानी कि इसे कहाँ पहुंचा देते हैं, इसे पहुंचा देते हैं शुक्रवाहिनी। ठीक है भाई, ये था आज